गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम राम भट्ट, जूनियर एसोसिएट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि मेरा आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 का इंटरव्यू कैसा रहा, कैसे कैसे क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे, मैंने कैसे उनका आंसर किया, कहाँ पर मेरा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा होगा और कहाँ पर मेरा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा होगा। ये सारी चीज़ों का मैं डिटेल्ड एनालिसिस करने वाला हूँ। तो अगर आप आगे इन सभी चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो ध्यान से समझिएगा। 26 फरवरी को मेरा इंटरव्यू था और इसीलिए मैंने पूरा क्लीन सेव करा रखा है। तो इसलिए आज थोड़ा लुक अलग है। 2 साल बाद मैंने पूरा क्लीन सेव कराया है। तो हो सकता है आपको हंसी आ रही हो, तो आप चाहें तो थोड़ा सा मुस्कुरा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि 8:30 बजे को मेरा इंटरव्यू का रिपोर्टिंग टाइम था और मेरा पैनल 3 था। मैं लखनऊ पहुंच गया था, रात में स्टे किया मैंने। 6:30 बजे मैं घर से निकला और 7 बजे तक सेंटर पर पहुंच गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब मैं 7 बजे पहुंचा तो मैंने देखा कि ऑलरेडी एंट्री शुरू हो चुकी है। मेरी रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे की थी और 7 बजे जब मैं सेंटर पर पहुंचा तो मैंने देखा कि लाइन लगी है और एंट्री शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको सीखने वाली चीज़ क्या मिलती है कि प्री और मेंस की बात अलग होती है। प्री और मेंस में जब आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया जाता है तो उससे आप आधा घंटा पहले भी पहुंचते हो तो आप देखते हो कि अभी एंट्री नहीं शुरू हुई है। पर इंटरव्यू में ऐसा नहीं था, 1.5 घंटा पहले से एंट्री शुरू हो गई थी। तो अगर इन फ्यूचर कभी आपका इंटरव्यू इस टाइम पर हो तो आप 2 घंटा पहले अपने सेंटर पर पहुँच जाएँ। यहाँ से ये सारी चीज़ें सीखने को आपको मिलती हैं। मेरी एंट्री हुई, मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सही कर लिए और फिर मेरी एंट्री हुई। हम लोग को एक हॉल में जाके बैठाया गया। वहाँ पर पैनल 1 से लेके पैनल 8 तक के सभी बच्चे वहाँ पे बैठे हुए थे। वहाँ से बुलाया जा रहा था कि पैनल 1 के 3 बच्चे आ जाएं, पैनल 2 के 2 बच्चे आ जाएं, पैनल 3 के, पैनल 4 के 2 बच्चे आ जाएं। तो ऐसे बोला जा रहा था। कोई भी रैंडमली कोई भी 2 बच्चे 3 बच्चे आ जा रहे थे। तो यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब आप वेटिंग हॉल में बैठते हो तो सबसे पीछे जाके ना बैठें। कुछ लोग को आदत होती है वो सबसे पीछे जाके बैठते हैं। अगर आप सबसे पीछे बैठोगे तो अगर रैंडमली बोला जा रहा है कि पैनल 1 से 3 लोग आ जाएं तो आगे के जो 3 होंगे वो चले आएंगे, आप पीछे बैठो, आपका एक तो इंटरव्यू लेट में होगा। ऊपर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जितना देर आप सेंटर में रहोगे आपका प्रेशर उतना ज़्यादा बनेगा। तो जितना जल्दी आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाए वो आप ज़्यादा सोचा करिए। तो मुझसे बोला गया पैनल 3 के 3 बच्चे आ जाए, तो मैं आगे ही बैठा था, मैं तुरंत चला गया। उसके बाद मुझे एक हॉल में बैठाया गया हम सभी लोगों को। वहाँ से बगल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था। 2 ऑफिसर्स थे जिन्होंने अच्छे से पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया हमारा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद हमें तीसरे मंजिल पर भेजा गया और एक वेटिंग हॉल में स्टे करने को बोला गया। वहाँ वेटिंग हॉल में हम सभी लोग रुके थे। वेटिंग हॉल के जस्ट बगल में इंटरव्यू के सारे रूम थे, कम से कम 10-12 रूम थे और सब रूम के दरवाज़ों पर लिखा था पैनल 1, पैनल 2, पैनल 6, पैनल 12 वैसे लिखा हुआ था। सारे रूम के बाहर 3 चेयर लगी थी जिस पर एक सर बैठे थे और 2 कैंडिडेट बैठे थे। जैसे ही वो लोग रिंग बजा रहे थे अपने रूम से, फिर अगला कैंडिडेट रूम के अंदर एंट्री कर रहा था और हम लोग अभी वेटिंग हॉल में बैठे थे। वेटिंग हॉल में कोई भी टीचर आके नाम बुला रहे थे कि पैनल 3 से अशोक कुमार जी आ जाए, तो अशोक कुमार जी आ रहे थे और इंटरव्यू रूम के बाहर चेयर पर बैठे थे। फिर वहाँ से उनका इंटरव्यू शुरू हो रहा था। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे साथ क्या क्रिटिकल सिचुएशन हो। मुझे बुलाया गया, मैं वेटिंग हॉल से इंटरव्यू हॉल के बाहर जो चेयर थी उस पर बैठा। अब मेरे से पहले जो कैंडिडेट थे जिनका इंटरव्यू होना था, जब वो इंटरव्यू रूम में गए तो मैंने टाइम देखा तो 11:50 हो रहा था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब अगर इनका इंटरव्यू जो है वो 12 बजे से पहले ख़त्म होता है तो मैं गुड मॉर्निंग सर कहूँगा, और अगर इनका इंटरव्यू 12 बजे के बाद ख़त्म होता है तो मैं गुड आफ्टरनून बोलूँगा। ये मैंने डिसाइड कर लिया था चेयर पे बैठे बैठे। अब हुआ क्या, वो जैसे ही निकले और मैंने टाइम देखा तो एग्जैक्ट 12 बज रहा था। अब मैं 1 सेकंड के लिए कंफ्यूज हुआ कि मैं गुड मॉर्निंग बोलूँ अंदर जाके या गुड आफ्टरनून बोलूँ। फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया क्योंकि 12 बज चुके हैं तो मैं गुड आफ्टरनून ही बोलूँगा। ये डिसाइड करके मैं खड़ा हुआ। फिर सर ने बोला कि अब आप एंट्री करिए। मैं दरवाजे को खोला, मैंने पूछा मैं कमिंग सर। सर ने बोला कि आ जाइए। जैसे ही मैं दरवाजे के एंट्री किया दरवाजे में, मैं आपको बता दूं कि वो रूम इतना छोटा था कि जैसे ही आप दरवाजे को ओपन करते हो ठीक बगल में चेयर रखी थी और जस्ट सामने, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा रूम था। आप रूम में जैसे ही आप एंट्री करते हो तुरंत सामने सभी लोग आपको दिख जाएंगे। तो
4 सर बैठे थे और एक मैडम साइड में बैठी हुई थी। मैं एंट्री किया, मैंने सभी सर लोगों को बोला गुड आफ्टरनून सर, मैंने सभी सर लोगों को बोला। और अभी मैं मैम को गुड आफ्टरनून मैम बोलने ही जा रहा था, तभी उसी में से किसी सर ने पूछ लिया कि अरे गुड आफ्टरनून हो गया क्या? तो मैंने बोला कि हाँ सर 12 बज गया। तो सभी लोग घड़ी की तरफ देखे और 12 बज गया था। अब मैं फिर गुड आफ्टरनून मैम बोलने ही जा रहा था, तब तक सर ने बोल दिया कि आप चेयर पर बैठ जाइए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उनकी जो बात है वो मैं सुना और मैं चेयर पर बैठ गया। तो अब यहाँ पे हो सकता है कि मेरा एक पॉइंट कट जाए, क्योंकि मैं मैम को गुड आफ्टरनून मैम नहीं बोल पाया। अब अगर ये चीज़ वो लोग समझें कि मेरे बोलने से पहले ही कनेक्शन शुरू हो गया, इंटरेक्शन हो गया, तो बात अलग है। हालांकि हो सकता है तो यहाँ पे मेरा एक पॉइंट कटे, क्योंकि मैं मैम को गुड आफ्टरनून मैम नहीं बोल पाया, क्योंकि उन्होंने सामने से ही मुझसे सवाल पूछ दिया। तो ये हो सकता है, अब ये तो उनके ऊपर है वो कैसे इसको लेते हैं। मैं बैठ गया, सामने वाले सर मेरे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहे थे। उन्होंने बोला कि राम भट्ट जी, मैंने बोला यस सर। बोला कि नाम आपका बहुत अच्छा है, मैंने बोला थैंक यू सर। तो उन्होंने बोला कि अपने बारे में कुछ बताइए। तो मैंने बताया कि सर मेरा नाम राम भट्ट है, मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने ग्रेजुएशन में बीकॉम किया है DTU गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, और प्रेजेंटली मैं SBI में एज अ जूनियर एसोसिएट वर्क कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा आप SBI में वर्क कर रहे हो? मैंने बोला हाँ सर। तो उन्होंने एक NOC था जो मैं SBI का लगाया हुआ था, उन्होंने उसको पूरा पढ़ा और उन्होंने पूछा कि अरे आपके यहाँ ब्रांड मैनेजर NOC दे देते हैं क्या? तो मैंने बोला कि नहीं सर, चीफ मैनेजर सर का भी NOC है। तो उन्होंने उसको भी पढ़ा और बोला अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। फिर वो मुझे देखे, उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा और आपके पिताजी क्या करते हैं? तो कि मैंने बोला कि सर फादर नहीं है हमारे। तो बोले कोई बात नहीं, और कौन कौन है घर में? तो मैंने बोला कि सर भैया हैं। अब आगे मैं जैसे ही बोलने जा रहा था उन्होंने पूछा कि भैया क्या करते हैं? तो मैंने बताया कि सर भैया बैंक ऑफ बड़ौदा में हैं, वेल्थ मैनेजर हैं। और उन्होंने फिर पूछा कि कहाँ पोस्टेड हैं? तो मैंने बोला कि सर कुशीनगर में पोस्टेड हैं। तो बोले अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा आप SBI में हैं, फिर तो सैलरी आ गई होगी कल? तो मैंने बोला कि हाँ सर। हम थोड़ा हंसने लगा मैं भी, और बाकी सारे टीचर्स भी हंसने लगे कि हाँ सर कल सैलरी आ गई। तो यहाँ पे उन्होंने एकदम एग्जैक्ट मेरी सैलरी बता दी, जितना सैलरी आई उन्होंने एग्जैक्ट डेटा बताया कि इतनी सैलरी आपकी आई होगी। तो मुझे एक्चुअली बहुत ही हंसी आ गई, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा उनके पास था कि कितनी सैलरी हम लोग के अकाउंट में आई है। तो मैं हंसा और बाकी सभी जितने भी बोर्ड मेंबर्स थे सभी लोग हंसने लगे। और उनमें से मैंने बोला हाँ सर एग्जैक्ट इतनी ही सैलरी आई है। और बोर्ड मेंबर्स में से एक लोगों ने बोला कि आप इनसे नहीं बच पाएंगे, इनको हर जगह की नॉलेज रहती है। तो मैंने बोला यस सर। तो ये एक काफ़ी हेल्दी मोमेंट था वहाँ पे। सभी लोग बोर्ड मेंबर्स हंसने लगे, मैं भी हंसने लगा, और काफ़ी एक अच्छा खुशनुमा सा माहौल हो चुका था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा फर्स्ट सैलरी आ गई, क्या किया आपने? तो मैंने बताया कि सर मैंने घर पे दे दिया, भैया को दे दिया, मम्मी को दे दिया। तो काफ़ी इंप्रेस हुए वो, बोले अरे वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा। फिर उन्होंने मेरा नाम पढ़ा तो बोला कि अच्छा ये बताइए पूजा करते हैं आप? तो मैंने बोला कि हाँ सर। बोले डेली करते हैं? मैंने बोला नहीं सर, जब 2-3 दिन पर मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं पूजा करता हूँ। तो वो काफ़ी इंप्रेस हुए, बोले अच्छा वेरी गुड। तो अभी तक 3-4 मिनट बीत चुका था और काफ़ी एक हेल्दी कन्वर्सेशन हुई थी, काफ़ी खुशनुमा माहौल हो चुका था, मैं भी काफ़ी खुश था। फिर उन्होंने बगल में क्वेश्चंस को ट्रांसफ़र किया। अब मैं आपसे बताऊं कि 4-5 मिनट अच्छा गया था, स्टार्टिंग काफ़ी अच्छी हुई थी, तो मैं काफ़ी खुश था। अब यहाँ से दौर शुरू होता है असली इंटरव्यू का। सेकंड सर को जैसे ही उन्होंने ट्रांसफ़र किया, उन्होंने आप पूछिए। अब उन्होंने कुछ नहीं, हाल चाल नाम वगैरह कुछ नहीं, सब तो वो जान ही चुके थे। उन्होंने डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन पूछा कंसाइनमेंट लायबिलिटीज़ क्या होती है। अब कंसाइनमेंट लायबिलिटीज़ के बारे में मैं थोड़ा बहुत तो जान रहा था, बट एक्यूरेट मुझे मालूम नहीं था। तो मैंने बोला कि सॉरी सर, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर उन्होंने बोला फ्री व्हीलिंग एसेट्स क्या होता है? अब इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं था, मैंने बोला सॉरी सर। फिर उन्होंने पूछा फूड क्रॉप ग्रेन्स क्या होता है? इसके बारे में भी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। अब मैं आपसे बताना चाहूँगा कि उन्होंने मुझसे 8 से 10 क्वेश्चन इतना धड़ल्ले से पूछा, और उन 8-10 क्वेश्चंस में से सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, MCLR के बारे में मुझसे उन्होंने पूछा। तो मैंने बताया कि सर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। इसके अलावा मुझसे उन एक क्वेश्चन के अलावा कोई भी क्वेश्चन का मुझे आइडिया नहीं था, और मैंने सब पे बोला सॉरी सर मुझे नहीं मालूम, सॉरी सर मुझे आइडिया नहीं है, सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। 8-10 बार मैं बोलते बोलते एक्चुअली मैं खुद थोड़ा सा नर्वस हो गया कि सपोज करो कोई लगातार आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और आप एक क्वेश्चन बीच में देने के बाद सारे क्वेश्चंस को आप सॉरी सर कर रहे हो, तो थोड़ा सा अजीब लगने लगता है।
अब पता नहीं वो जानबूझ के ये कर रहे थे, वो मेरा रिएक्शन चेक करना चाह रहे थे, या वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, या सच में उनको आंसर चाहिए था, ये तो वो सर ही जाने। बट उन्होंने लगातार बिना नॉन स्टॉप, जैसे मैं बोलूँ सॉरी सर, तुरंत अगला क्वेश्चन। और वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि कुछ तो एक आध मैंने सुन रखे थे पर उनका एक्यूरेट आंसर नहीं मालूम था, और कुछ जो है वो काफ़ी मतलब ऐसा था कि जैसे मैंने सुना ही नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस वो पूछे थे। तो 8-10 क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब मैंने दिया, तो वहाँ पे थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा अजीब सा हुआ कि मुझे सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा आपने अकाउंट्स तो पढ़ा होगा? मैंने बोला हाँ सर। तो बोला कि फिर तो आपको आंसर देना चाहिए था। तो मैंने बोला कि सॉरी सर। फिर कहा कि चलिए ठीक है। फिर उन्होंने दूसरे सर को ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये जो सेकंड वाले सर थे, जो उन्होंने मुझसे लगातार क्वेश्चन पूछा, वहाँ पे मैं नहीं बताया, तो ये जो 2-3 मिनट था, ये काफ़ी मतलब एक अनहेल्दी मोमेंट कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन के अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं दे पा रहा था आंसर किसी भी क्वेश्चन का। तो यहाँ पे थोड़ा माहौल अजीब सा हुआ। सब लोग शांति से मुझे देख रहे थे, सभी का चेहरा मेरे था, मैम मुझे काफ़ी ध्यान से देख रहे थे कि मैं कैसा रिएक्ट कर रहा हूँ। सभी सर लोग मुझे देख रहे थे और मैं उन सर से डायरेक्ट सॉरी सर कर रहा था। फिर नेक्स्ट सर आए तो उन्होंने पूछा कि अच्छा भैया आपके कुशीनगर में पोस्टेड हैं? मैं बोला हाँ सर। तो उन्होंने पूछा कि कुशीनगर क्यों फेमस है? तो मैंने बोला कि सर कुशीनगर गौतम बुद्ध जी की वजह से फेमस है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है गौतम बुद्ध जी की वजह से है, पर क्यों फेमस है? तो मैंने बोला कि सर गौतम बुद्ध जी ने वहाँ पे अपना अंतिम उपदेश दिया था, वहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। तो बोले ठीक है, अच्छा आंसर है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा ठीक है आप कबीरदास जी का नाम सुने हैं? तो मैंने बोला कि हाँ सर कबीरदास जी का नाम सुने हैं। तो बोला कबीरदास जी कौन थे? तो मैंने कहा कि सर कबीरदास जी धर्म के प्रचारक थे। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है कबीरदास जी का कोई एक दोहा आप मुझे सुना दीजिए। अब देखिए मुझे दोहा श्लोक बहुत सारे याद हैं, पर अचानक सडन जब उन्होंने मुझसे कहा कि आप कबीरदास जी के दोहा को सुनाइए, तो मैं एकदम शॉक हो गया। अब मैं सोच नहीं पा रहा था कि मैं कौन सा दोहा सुनाऊं, क्योंकि मुझे गीता के कुछ सारे श्लोक याद हैं, जैसे नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, और भी बहुत सारे श्लोक मुझे याद हैं। वो सारे दिमाग में रिमाइंड करने लगे, पुस्तकस्था तु या विद्या अभिवादनशीलस्य। तो ये सारे मुझे श्लोक याद आए, पर कबीरदास जी के श्लोक मुझे नहीं ध्यान में आए थे। तो मैंने कहा कि सर मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 मिनट का मुझे समय चाहिए। तो सर ने बोला आपको याद तो है? मैंने बोला हाँ सर। बोला ठीक है 2 मिनट ले लीजिए। मैं सोचने लगा और मुझे 40 सेकंड में मुझे सारे गीता के श्लोक मुझे याद आ रहे हैं, इधर उधर के जितने श्लोक मुझे याद थे सब मुझे याद आ रहे हैं। तब अचानक एक दोहा मुझे याद आया कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती। जैसे ही मैंने बोला ना काहू से दोस्ती, तो सभी मेंबर्स ने बोला ना काहू से बैर। तो ये एक बड़ा ही अच्छा मोमेंट हुआ, और जो सामने जो स्टार्टिंग में जो सर बैठे थे उन्होंने बोला वेरी गुड। तो ये काफ़ी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा वहाँ पे कि मैंने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ किया और मैंने वो दोहा तुरंत इमीडिएट सुना दिया। फिर उन्होंने पूछा कि ठीक है वेरी गुड, कबीरदास जी से रिलेटेड कोई एक ऐसे लोग हैं जिनका नाम आपको जानना चाहिए? मैंने बोला हाँ सर। बोला बताइए। मैंने बोला सर कबीरदास जी के गुरु का नाम श्री रामानंद था। तो बोले कि वेरी गुड, मैं एग्जैक्टली यही आंसर चाह रहा था। तो वो भी काफ़ी इंप्रेसिव और बोले कि वेरी गुड। फिर उन्होंने नेक्स्ट सर को ट्रांसफ़र कर दिया। नेक्स्ट सर की बारी है। उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा तो आप SBI में वर्क कर रहे हैं? बोले हाँ। बोले कहाँ? मैं बोला सर सिद्धार्थनगर में। बोले अच्छा तो SBI की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो मैंने बताया कि सर SBI की इस्टेब्लिशमेंट 1 जुलाई 1955 को हुई थी, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज्ड करके SBI के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो बोले गुड, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में किन किन बैंक्स का मर्जर किया था? तो मैंने बता दिया, अपने पूरा डिटेल में बता दिया। 1806, 1840, 1843, बैंक ऑफ बंगाल, मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, तीनों के बारे में बता दिया। आप सबको पता है मैं बैंकिंग का टीचर रहा हूँ, GA मैंने पढ़ाया है, तो मैंने पूरा उनको डिटेल में अच्छे से बता दिया। तो उन्होंने बोला गुड। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा KCC के बारे में आपने सुना है? मैंने बोला हाँ सर। बोला बताइए। मैंने बोला कि सर किसान क्रेडिट कार्ड, इसे 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी के द्वारा शुरू किया गया था, जिससे कि जो लघु एवं मध्यम किसान हैं उन्हें आसानी से ऋण सुविधा मिल सके। तो उन्होंने बोला ठीक है वेरी गुड। KCC की मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है? जैसे ही उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा, मैंने तुरंत बताया कि सर मैक्सिमम लिमिट 3 लाख रुपए तक होती है। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये बताइए कि अगर कोई किसान 10 एकड़ ज़मीन रखा है तो क्या वो 3 लाख का KCC लेगा? आपको लगता है कि वो आपसे सेटिस्फाइड रहेगा 3 लाख का KCC लेके? तो मैंने बोला नहीं सर। तो उन्होंने बोला कि क्या आप उनको 10 से 15 लाख का KCC नहीं देंगे? तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 3 लाख है, ये थ्योरी है, ये थ्योरेटिकल है, और मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो
अब इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज थी नहीं कि 10-15 लाख का KCC दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो मैंने बोला कि सॉरी सर। तो इस पर सभी सर लोग थोड़ा सा हंसे कि मतलब 10-15 लाख का KCC का पूछा जा रहा है, तो मैं इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने बोला सॉरी सर। बोले ठीक है। बोले मुद्रा लोन के बारे में जानते हैं? मैंने बोला यस सर जानता हूँ। बोला बताइए। तो मैंने बताया सर मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था 2015 में। और ये MSME सेक्टर्स को आसान सुविधा प्रोवाइड कराती है, कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराती है। 3 कैटेगरी हैं, शिशु, तरुण, किशोर। इनकी मैंने लिमिट्स भी उनको बता दी। बोले ठीक है, वेरी गुड, और कुछ बताइए इसके बारे में। तो मैंने और 1-2 लाइन उसमें ऐड किया जितना मुझे मालूम था। मैंने मुद्रा के बारे में लगभग 2-3 मिनट उस पर स्पीच दिया और काफ़ी अच्छा वो स्पीच रहा। फिर उन्होंने बोला वेरी गुड, आपने अच्छा जवाब दिया, ठीक है, यहाँ तक सब कुछ अच्छा है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा डबल एंट्री वाउचर के बारे में आप क्या जानते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि डबल एंट्री वाउचर अभी 2-3 दिन पहले मैंने अपने कैशियर साहब से सुना था, तो मैंने वो जवाब उनको दिया। मैंने जवाब एक्चुअली में ये दिया कि सर डबल एंट्री वाउचर का मतलब ये होता है कि जब कोई इंसान किसी बड़े अमाउंट में डिपॉजिट करना चाहता हो और छोटे अमाउंट में विड्रॉल निकालना चाह रहा हो, तो वो डबल एंट्री वाउचर पे साइन करता है। तो ये आंसर सुन के सभी लोग हंस पड़े और बोला कि ये कैसे पॉसिबल है, क्या कोई इंसान एक ही साथ डिपॉजिट करेगा और एक ही साथ विड्रॉल करेगा। तो मैंने बोला कि नहीं सर। तो बोले फिर। तो मैंने उनको बताया कि सर एक्चुअली क्या हुआ था, 2-3 दिन पहले डबल एंट्री वाउचर मेरे सामने रखा था और मैंने अपने कैशियर सर से ये पूछा था, तो उन्होंने सर मुझे यही रिप्लाई दिया था। तो सभी लोग हंसने लगे, कहे अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा है। फिर उन्होंने इतना क्वेश्चन पूछ के अब मैम की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया कि अब मैम ने पूछे। तो मैम, मैं बता दूं कि पूरे इंटरव्यू में मैम मुझे काफ़ी गौर से देख रही थी, बहुत ध्यान से देख रही थी कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, मेरा रिएक्शन कैसा है। और इनफैक्ट सभी सर लोग मुझे बहुत ध्यान से देख रहे थे। फिर मैं मैम की तरफ मूव ऑन हुआ। मैम ने बोला कि अच्छा तो आप भट्ट जी अभी आपके ब्रांच में कौन कौन है। तो मैंने बता दिया सब कुछ डिटेल। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा मान लीजिए मैं आपको ब्रांच मैनेजर बना देती हूँ। मान लीजिए अगर अभी आप अपने बैंक में ब्रांच मैनेजर हैं। मैंने बोला ओके मैम। बोला कि अगर आपको अपनी ब्रांच को ग्रो करना है, ब्रांच को प्रॉफिटेबल बनाना है, तो कैसे करेंगे। तो मैंने उनको बताया कि मैम मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोन दूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक, वेरी गुड, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन देंगे और क्या डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो मैंने बोला कि मैम मैं डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करूँगा। बोले किस तरह का डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगी। तो मैंने बताया कि मैम मैं FD एक्सेप्ट कर सकता हूँ, RD एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि FD और RD क्यों एक्सेप्ट करेंगे। तो मैंने बोला कि मैम क्योंकि FD का जो अमाउंट है वो चांस है कि ज़्यादा अमाउंट हो। तो उन्होंने बोला कि अगर अमाउंट ज़्यादा है तो फिर आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा पेड करना होगा, तो ब्रांच का प्रॉफिट कैसे होगा डिपॉजिट पे। तो मैं 1-2 मिनट के लिए थोड़ा शांत हो गया। फिर मैंने उनको बताया कि हाँ मैम फिर मैं कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहूँगी। तो बोला कि ठीक है ओके, और कोई टाइप ऑफ डिपॉजिट बताइए। फिर मैंने उनको बोला कि मैम हाइब्रिड अकाउंट। तो बोले हाइब्रिड अकाउंट क्या होता है। तो मैंने बोला कि मैम आपको FD और सेविंग अकाउंट दोनों की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड हाइब्रिड अकाउंट। तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि हाइब्रिड अकाउंट की एक एग्जाम्पल आप दो। तो अभी मैं बोलने जा रहा था और मुझे एक्चुअली में थोड़ा बहुत ही ध्यान में आ रहा था, तब तक किसी सर ने धीरे से बोला फ्लेक्सी अकाउंट। तो मैंने वो सुन लिया। मैंने बोला मैम फ्लेक्सी अकाउंट। तो मैम हंसने लगी, बोले कि ये तो आपने अभी जस्ट सुन के बोला। तो मैं भी थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। तो बोले ठीक है चलिए एक और सिचुएशन आपको देती हूँ। वो सिचुएशनल क्वेश्चन दे रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मान लीजिए कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो और मैं पूर्वांचल ग्रामीण बैंक हूँ। मैंने बोला ओके मैम। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब वो सर HDFC के हैं मान लीजिए। मैंने बोला ओके मैम। बोला कि आप मुझसे कुछ पैसे बोरो करते हो, कुछ रुपए आप मुझसे बोरो करते हो और HDFC में फॉर प्रॉफिट आप इन्वेस्ट करते हो, तो ये आपकी एसेट्स हुई या लाइबिलिटीज़ हुई। तो मैंने बोला मैम लाइबिलिटीज़ हुई। पूछा क्यों। तो मैंने बताया कि मैम क्योंकि मैंने ग्रामीण बैंक से पैसे लिए हैं और मुझे उनको रिटर्न करने हैं, तो ये मेरे लिए लाइबिलिटीज़ हुई। तो बोली ठीक है अच्छा। फिर उन्होंने पूछा कि ठीक है अभी आप बैंक में क्या कर रहे हो। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि मैं थोड़ा प्रिपेयर होकर ये गया था, क्योंकि मैं अभी प्रेजेंट में SBI में हूँ। तो मुझे लगता था कि अब वो पूछेंगे कि आप SBI में हैं तो ग्रामीण बैंक में क्यों आना चाहते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए प्रिपेयर था। तो जैसे ही उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बैंक में क्या कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि वो ये पूछ रहे हैं कि आप यहाँ ग्रामीण बैंक में क्या कर रहे हैं। तो मैं उनको जवाब दिया कि मैम मैं यहाँ पे ऑफिसर कैडर में आ सकता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, आप प्रेजेंट में बैंक में कर क्या रहे हैं। तो मैं थोड़ा 1-2 सेकंड के लिए शॉक हुआ कि ये पूछ क्या रही है मैम। फिर मुझे याद आया कि अच्छा शायद ये पूछ रही हैं कि मैं अभी बैंक में अपने क्या देख रहा हूँ। तो मैंने बोला कि मैम मैं
अकाउंट ओपनिंग देख रहा हूँ और KYC देख लेता हूँ। तो बोली KYC के बारे में बताइए। तो मैंने बताया कि मैम नो योर कस्टमर, और KYC में हम अपने कस्टमर्स को जानते हैं। तो उन्होंने बोला कि KYC क्यों ज़रूरी है। तो मैंने बोला कि मैम KYC इसीलिए ज़रूरी है कि हम ग्राहक की पूरी तरीके से पहचान करें, कस्टमर की, उनके बारे में जानें, उनके बारे में पूरा डिटेल रखें। तो बोली वो तो ठीक है, मगर KYC को मुख्य रूप से किस लिए लाया गया, किस लिए RBI ने इंट्रोड्यूस किया। तो अब यहाँ पे मुझे थोड़ा 30-40 सेकंड लगे सोचने के लिए, और फिर मुझे एग्जैक्ट आंसर उसका याद आया। मैंने बोला मैम कि मेनली मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी को रोकने के लिए KYC को इंट्रोड्यूस किया गया। तो इस आंसर से वो लोग मेरे काफ़ी खुश हुए और उन्होंने बोला कि एग्जैक्टली मैं आपसे यही आंसर सुनना चाह रही थी, वेरी गुड आंसर। तो मैंने बोला कि थैंक यू मैम। फिर ये उनका लास्ट क्वेश्चन था और उन्होंने फिर लगभग इतने में 10-15 मिनट बीत चुका था। एक आध क्वेश्चन और उन्होंने मुझसे पूछे जो कि हो सकता है मैं भूल रहा हूँ, पर जितने क्वेश्चंस मुझे याद थे और मैंने किस लहजे में आंसर दिया, मैं आपको बता दिया कि कहाँ पर मैंने किस तरह आंसर दिया। आप किस तरह आंसर दे सकते थे ये आप समझ लीजिए। और कुल मिलाकर मैं आपको बता दूँ कि आपका इंटरव्यू जो होता है उसमें आपकी नॉलेज की चेकिंग नहीं होती है, आपके पर्सनैलिटी की चेकिंग होती है कि आप किस तरह बोल रहे हैं, आप एक्सप्रेसिव हैं, शाई हैं, या फिर किस एंग्री नेचर के हैं, किस नेचर के हैं। तो कुल मिला के मुझे मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा लगा। सिर्फ एक जो सर थे जिन्होंने 8-10 क्वेश्चन मुझसे पूछे और सिर्फ एक क्वेश्चन के अलावा मुझे कोई आंसर नहीं आया, वहाँ पे थोड़ा सा वहाँ पे मेरा पॉइंट हो सकता है, अगर वो सर काटना चाहें तो काटें। बाकी अदरवाइज जितने सर लोगों ने मुझसे जो क्वेश्चन पूछा मैंने सारे बहुत ही अच्छे जवाब दिए। काफ़ी हेल्दी माहौल रहा, सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट वहाँ छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी सर लोग से मेरा इंटरेक्शन हुआ, मैम से काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन हुआ। तो इंटरव्यू ओवरऑल मेरा ऑन एवरेज अच्छा गया, मुझे अच्छा लगा। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कहाँ आ गया या मुझे काफ़ी बुरा लगा, ऐसा नहीं। मैं निकला तो मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। तो बाकी आप यहाँ पे सीख सकते हो कि जो मैंने आंसर दिया आप किस तरह से दे सकते थे या आप किस तरह से नहीं दे सकते थे, या आप जो भी चीज़। इस पूरे वीडियो को बनाने का मेरा आइडिया यही है कि मैं सिर्फ क्वेश्चन ना बताऊं। मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखता हूं जिसमें सिर्फ क्वेश्चन बताते हैं, वो अपना आंसर नहीं बताते हैं। मैं अपना आंसर नहीं बताऊँगा तो आप कैसे सीखोगे। मैं आंसर बताऊंगा। मैंने जितने क्वेश्चन बताए मैंने सबका आंसर बताया कि मैंने क्या दिया। मैंने इसीलिए बताया क्योंकि आप सीखो। हो सकता है आप मुझसे अच्छा आंसर कर सकते थे या हो सकता है कि आप मुझसे खराब आंसर कर सकते थे। तो यहाँ पे आंसर मैटर करता है। इसीलिए मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू से अपना आंसर आपको बताया कि मैंने क्या दिया और आप क्या दे सकते थे या आप क्या उसमें इम्प्रूव कर सकते थे। तो आई होप कि आपके लिए ये काफ़ी अच्छा सेशन रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसा ही और मैं आपके लिए इंटरव्यू के वीडियो बनाऊंगा इन फ्यूचर। आप अच्छे कैंडिडेट हो, आप इंटरव्यू के लिए जाने वाले हो, तो आपको फ़ायदा मिलने वाला है इन सभी चीज़ों से। चलिए तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।